हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ईवीएस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा पर्यावरण, जो हमने लास्ट वीडियो में पूरा चैप्टर डिस्कशन किया था, उससे संबंधित इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में क्या देखा कि कृत्रिम पारितंत्र के बारे में पूछा गया है। हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कृत्रिम पारितंत्र क्या होता है, जो मानव हस्तक्षेप से बना होता है, जैसे मानव का हस्तक्षेप होता है। तो यहाँ ऑप्शन है तालाब, खेत, झील और वन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, खेत। खेत जो है यह एक कृत्रिम पारितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो जो हमने उसमें पोषी स्तर देखा था, जो खाद्य श्रृंखला था, आहार श्रृंखला था, तो ये जो सबसे नीचे था वो पहला पोषी स्तर था, दूसरा पोषी स्तर, तीसरा पोषी स्तर और चौथा पोषी स्तर। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमसे पूछा गया तीसरे पोषी स्तर में, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीसरे पोषी स्तर में कौन था, उपभोक्ता था। यहाँ पे वह उपभोक्ता था जो दूसरे पोषी स्तर को खा रहा था। तो वह कौन था, ये शाकाहारी था। यहाँ पर शाकाहारी किसको खा रहा था, उत्पादक को खा रहा था, पेड़ पौधों घास को खा रहा था। तो यहाँ पर ये मांसाहारी हो जाएंगे। तो मांसाहारी प्राणी जो हैं वो तीसरे पोषी स्तर पर पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मांसाहारी प्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, एक पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। पारितंत्र हमने पढ़ा था, पारितंत्र किससे मिलके बना होता है। तो पारितंत्र में कौन कौन शामिल होता है, सभी जीवधारी, ये तो होते ही हैं, निर्जीव प्राणी ये भी होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे तीसरा ऑप्शन, जीवधारी और निर्जीव दोनों। तो ये सही ऑप्शन है। यहाँ देखिए कभी जीवधारी और कभी निर्जीव वस्तुएं, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नीचे दी गई आहार श्रृंखला में, यहाँ एक आहार श्रृंखला दिया गया है, घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को सांप और सांप को बाज। इसमें दिया गया, मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दिया गया है चौथे पोषी स्तर पर, तो चौथे पोषी स्तर पर कहाँ आएगा, ये पहला पोषी स्तर है घास, पहला पोषी स्तर क्या है, घास है, दूसरा पोषी स्तर टिड्डा है, तीसरा है मेढक और चौथा है सांप। अगर चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, तो बताइए उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर यहाँ पर 5 किलो जूल है, तो ये 5 किलो जूल यहाँ का 10% है। हमने पढ़ा था कि जब ऊर्जा प्रवाहित होती है किसी भी खाद्य श्रृंखला में, तो वो ऊपर के पोषी स्तर पर, जो सबसे निचला पोषी स्तर है, जब यहाँ से वो पहले पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाता है तो 10% जाता है कुल ऊर्जा का, फिर यहाँ से फिर 10% जाता है। तो इस तरह से यहाँ हम चौथे पोषी स्तर को देख रहे हैं, और चौथे पोषी स्तर में जब जाएगा तो ये 10% ही जाएगा। तो यहाँ यानी कि यहाँ इस पोषी स्तर पे कितना हो, इस पे 5 है तो इस पे 50 रहेगा, 50 का 10% 5 हो जाएगा। फिर दूसरे पोषी स्तर पे क्या रहेगा, दूसरे पोषी स्तर पर 500 रहेगा, तभी 500 का 10% 50 होगा। फिर हमसे पूछा कहाँ गया, उत्पादक स्तर पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5000 किलो जूल होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर चौथे पोषी स्तर पर 5 किलो जूल है ऊर्जा, तो पहले पोषी स्तर पर क्या हो जाएगा, उत्पादक स्तर पर क्या हो जाएगा, 5000 किलो जूल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 5000 किलो जूल। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आहार श्रृंखला में, यहाँ पर भी आहार श्रृंखला का ही क्वेश्चन है, गैर जैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया, जो पोषी स्तर हैं
वो उसमें जब हम निचले पोषी स्तर से ऊपर पोषी स्तर पर बढ़ते जाते हैं तो जो गैर जैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशी हैं, ये क्या है, ये स्टोर होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपघटित नहीं होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हमने पढ़ा था उस चैप्टर में, क्या था, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन क्या होता है, मान लिया पहले पोषी स्तर पर कुछ मात्रा में है तो वो अपघटित नहीं होंगे, दूसरे में प्रवाहित दूसरे में चले जाएंगे, फिर दूसरे से तीसरे में, इस तरह से वो इकट्ठा होते रहते हैं और उनकी मात्रा बढ़ती रहती है, बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ओजोन परत का घटते जाना किसके कारण होता है। यहाँ पर कारण पूछा है, ओजोन परत का घटना। तो ओजोन परत का जो इस पे इफेक्ट था हमने पढ़ा था, उसमें क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC होता है, उसी के कारण ये ओजोन परत घट रहा है। तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो हमने देखा था जो जीव अपना भोजन स्वयं बना रहे थे, किसका प्रयोग करके, सौर ऊर्जा का प्रयोग करके, उन्हें क्या कहा जा रहा था, उत्पादक कहा जा रहा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्पादक, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है। तो 10% ऊर्जा इसमें पूछा गया है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। हमने देखा था जो पहला पोषी स्तर था उसमें सौर ऊर्जा जो थी वो किस में, रासायनिक ऊर्जा में बदल रही थी, और यही रासायनिक ऊर्जा फिर अपने सभी पोषी स्तरों पर ट्रांसफ़र हो रहा था। तो यहाँ इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। ग्लूकोज के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में ये अपने ऊपर के पोषी स्तरों में प्रवाहित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, वो क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि ऑप्शन में दिया गया है आहार जाल भी दिया गया है, और पारिस्थितिकी पिरामिड, पारितंत्र और आहार श्रृंखला। तो यहाँ क्या सही ऑप्शन होगा, इसको हम एक बार डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में, कि हमने आहार जाल और आहार श्रृंखला पढ़ा था। आहार जाल में क्या हो रहा था कि अनेक, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण कर रहे हैं। तो यहाँ किसी एक जीव पर नहीं निर्भर है, अगर एक जीव पर निर्भर होता तो वो आहार श्रृंखला हो जाता, जिसमें एक सीधा फ्लो डायग्राम बन रहा था। लेकिन आहार जाल में क्या है कि एक जानवर जो है वो ऊर्जा के लिए कई स्रोतों पर निर्भर है। तो ये आहार जाल का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के जीवों पर निर्भर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आहार जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एनवायरनमेंट के, कि पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हमेशा कौन सा होता है। यहाँ हम पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है एक दिशिक, मतलब एक दिशा में, द्विदिशिक दोनों दिशाओं में, ऊपर नीचे से ऊपर भी जाएगा पोषी स्तर पर और ऊपर से नीचे भी आएगा। या अनेक दिशाओं में, बहुदिशिक मतलब कई दिशाओं में होता है, और किसी विशिष्ट दिशा में नहीं होता, कोई दिशा नहीं है। तो यहाँ सब जो इसका सही उत्तर होगा वह क्या होगा, इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा एक दिशिक। क्यों? क्योंकि हमने देखा था जो ऊर्जा का प्रवाह है वो हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर जा रहा था, और उपभोक्ता में भी वो जब अपने ऊपर के पोषी स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था तो वह वापस लौट करके नहीं आ रहा था, वो एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा था। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है। हमने ओजोन डिप्लीशन में पढ़ा था, ओजोन के जो परत का क्षय होता है उसमें
अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें आती हैं, उसमें से ऑप्शन दिया गया कि उससे क्या क्या प्रभाव होता है। पहला ऑप्शन है प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, फेफड़ों की क्षति, तीसरा ऑप्शन है त्वचा का कैंसर और चौथा अमाशय का अल्सर। तो यहाँ पर हमने देखा था उस वीडियो में डिस्कशन में देखा था कि त्वचा का कैंसर होता है पराबैंगनी किरणों से और प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति होती है। तो यहाँ ऑप्शन 1 और 3 ये दोनों सही हैं और ये इसमें आता है, तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग में केवल गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल हैं? ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिसमें केवल गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं हैं? तो यहाँ पर गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं कौन सी हैं? ऑप्शन में हम देखेंगे यहाँ प्लास्टिक है, ये सभी ऑप्शन को हम देखेंगे। पहले ऑप्शन में लकड़ी, कागज़, चमड़ा, ये क्या है? इनका अपघटन हो जाता है। इसमें क्या है? पॉलीथीन, प्रक्षालक और पीवीसी। पॉलीथीन भी अपघटित नहीं होता है, प्रक्षालक भी नहीं, और पीवीसी। तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक, प्रक्षालक, घास। यहाँ पर जो घास है वह क्या हो जाएगा? वह अपघटित हो जाएगा। यहाँ लकड़ी अपघटित हो जा रहा है। इस ऑप्शन में क्या है? प्लास्टिक, बेकेलाइट और डीडीटी। इसमें से भी कोई भी अपघटित नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 सही है। और कौन सा? ऑप्शन 2, इसमें कोई भी अपघटित होने वाले पदार्थ नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? यहाँ हम ध्यान देंगे कि जो पोषी स्तर हैं वो कितने हो रहे थे, या तो 3 होंगे या फिर मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, 3 और 4, जो इतने ही ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों है कि केवल 3 और 4 ही ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि ऊर्जा का स्तर हर ट्रॉपिक लेवल में कम होते जा रहा था। तो जब ऊपर ऊर्जा कम पहुंचेगा तो फिर उसके बाद से ऊर्जा का प्रवाह भी 10% ही केवल हो रहा था। ऑप्शन हम देखेंगे, पहला उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना, तो ये सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है सभी हरे पौधे और नीले शैवाल उत्पादक होते हैं। बी है हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं। सी ऑप्शन है उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं। और ऑप्शन डी है पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। सभी हरे पौधे और उत्पादक होते हैं, ये सही है। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ये गलत है, क्योंकि हरे पौधे जो हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं और वो कार्बनिक रूप में बनाते हैं। उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं, ये भी सही है। पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत आंसर पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? यहाँ हमसे नहीं होता है पूछा है। ऑप्शन 1 देखेंगे, इसमें क्या है? घास, शेर, खरगोश और भेड़िया। हमें श्रृंखला का संघटक नहीं जो होगा वह बताना है। तो घास को कौन खाएगा? घास को खाएगा खरगोश, खरगोश को खाएगा भेड़िया, भेड़िया को खाएगा शेर, तो ये तो सही है। दूसरा हम देखेंगे प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा। तो यहाँ पर जो प्लवक है उसे मछली खाएगी, मछली को मानव खाएगा, लेकिन ये जली में आ सकता है प्लवक और मछली, फिर मानव तो सभी पर निर्भर है, तो यहाँ टिड्डा नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ फिर नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड ऑप्शन में भेड़िया, घास, सांप और बाघ। तो यहाँ पर क्या है? घास है, उत्पादक है, घास को कौन खाएगा? शाकाहारी खाएगा। यहाँ भेड़िया भी नहीं खा सकता, सांप भी नहीं खा सकता, बाघ भी नहीं खा सकता, तो ये आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होगा पूरा। यहाँ पर क्या है? मेढक, सांप। चौथे ऑप्शन में मेढक, सांप, चील, घास, टिड्डा। घास को कौन खाएगा? मेढक खा लेगा। मेढक को घास को टिड्डा भी खाएगा और घास को मेढक भी खाएगा। फिर उसके बाद से उससे
घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को फिर मेढक खाएगा, मेढक को फिर सांप खाएगा, सांप को चील खाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यह ऑप्शन भी सही है और यह ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे हमें बताना संघटक नहीं होता है, तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा, यहाँ पर दूसरा और तीसरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा की प्रतिशतता का लगभग कितना होती है। जो हरे पौधे हैं वो कितना प्रतिशत यूज करते हैं। तो इसका सीधा आंसर है, हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में। पहले हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है 1%, 5%, 8% या 10%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 1%। मतलब पौधे जो हैं वो सिर्फ 1% सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में एक पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर दिखाए गए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं, यह जो चित्र है, इस चित्र में एक पिरामिड है यहाँ पर, और इस पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर दिखाया गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बताइए कि किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है। किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा होगी। यहाँ हम ऑप्शन देखेंगे। ए ऑप्शन है T4, बी है T2, सी ऑप्शन है T1 या डी है T3। तो पहले हम यहाँ समझेंगे, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो 10% ही हो पाता है। तो यहाँ जो होगा उसका 10% यहाँ पहुँचेगा, इसका 10% बस यहाँ थर्ड में पहुँचेगा, थर्ड का 10% फिर फोर्थ में पहुँचेगा। तो ये कम होते जाता है, ऊपर जब जाता है तो ऊर्जा का ह्रास होते जाता है। तो हम जान रहे हैं जब ऊर्जा कमी होते जा रहा है ऊपर ऊपर, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा सबसे निचले पोषी स्तर पर, पहले पोषी स्तर पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आहार श्रृंखला में यदि हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा। यहाँ एक आहार श्रृंखला दी गई है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक आहार श्रृंखला दी गई है। इस आहार श्रृंखला में क्या है? घास है, घास को कौन खा रहा है? हिरण खा रहा है। और हिरण को कौन खा रहा है? बाघ खा रहा है। यहाँ इस श्रृंखला में बोला गया हिरण को निकाल दिया जाए। हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन ए है, बाघ समष्टि में वृद्धि हो जाएगी, मतलब बाघ की जो जनसंख्या है वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी है, घास समष्टि घट जाएगी, घास की संख्या घट जाएगी। ऑप्शन सी है, बाघ घास खाने लगेंगे। और ऑप्शन डी है, बाघ समष्टि घट जाएगी और घास समष्टि में वृद्धि हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? हम जानते हैं जब हिरण नहीं रहेगा तो घास कौन खाएगा, और घास जब कोई खाएगा नहीं, जब घास को हिरण नहीं रहेगा खाने वाला तो बाघ किसे खाएगा। अब बाघ तो मांसाहारी, वो तो घास खाएगा नहीं। तो जब बाघ घास नहीं खा सकता तो बाघ भूखे मरेगा। तो क्या होगा? बाघ की संख्या घट जाएगी और घास समष्टि में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि घास को खाने वाला हिरण नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या है, किसी पारितंत्र में अपघटक क्या कार्य करते हैं। तो पारितंत्र में अपघटक क्या कार्य करते हैं? ऑप्शन ए है, अकार्बनिक पदार्थ को सरलतर रूप में बदलते हैं। बी है, जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदलते हैं। ऑप्शन सी है, अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में बदलते हैं। और ऑप्शन डी है, कार्बनिक यौगिकों का अपघटन नहीं करते हैं। तो जो अपघटक थे वो क्या करते थे? वो जो जैव पदार्थ थे उनका अपघटन करते थे और जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते थे। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर जैव पदार्थ कैसे जैव पदार्थ थे? जो मृत हो जा रहे हैं उनका अपघटन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या होगा कि जो अपघटक हैं, ये अपघटक क्या करेंगे? अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में बदल देते हैं। नहीं, कार्बनिक यौगिक में नहीं बदलते हैं, वो क्या करते हैं? जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। इसका ऑप्शन भी सही होगा। थर्ड ऑप्शन हम
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या दिया गया है, यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा। अगर मेढक टिड्डे को खाए तो किस दिशा में होगा। ऑप्शन ए है उत्पादक से अपघटक की दिशा में, ऑप्शन बी है उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की दिशा में, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक की दिशा में, या द्वितीयक उपभोक्ता से यहाँ हमें बस इतना कॉन्सेप्ट बस ध्यान देना है कि कौन क्या है। मेढक क्या है, मेढक द्वितीय उपभोक्ता है। कैसे, क्योंकि जो घास है उसको टिड्डा खा रहा है, घास को टिड्डा खा रहा है, तो घास क्या ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। और ये जो है उत्पादक है, टिड्डा को कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है। तो मेढक क्या है, मेढक ये द्वितीय उपभोक्ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ऊर्जा स्थानांतरण हो रहा है वो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में हो रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लास्टिक होते हैं वो अपघटित नहीं होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा, ये हल्के पदार्थ की बनी होती है, ये गलत है। ये आविशीय पदार्थ की बनी होती है, ये भी सही नहीं है। हमें यह बताना है कि उन्हें दोबारा उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती हैं, या ये फोर्थ ऑप्शन है, ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों से बनी होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों से बनी होती हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है डी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।